प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे साहित्य में आलोचना विषय पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा काफ़ी लंबे समय बाद इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। पूर्व में हालांकि हमने अपना समस्त पाठ्यक्रम तकरीबन समाप्त कर लिया था और पुनरावर्तन की तरफ अग्रसर हो रहे थे, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी समझिए, अपनी लापरवाही समझिए या हम सबका दुर्भाग्य समझिए कि कोरोना ने हमारे पर फिर आक्रमण कर दिया और हम वापस घरों में बंद होकर बैठ गए और हमें एक कक्षा का जो रूबरू होकर पढ़ने और पढ़ाने का जो आनंद आता था, वो आनंद लेने से हम वंचित रह गए। चलिए, आज हम आलोचना विषय पर चर्चा करेंगे और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग अपने आप का ध्यान रखते हुए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए अपने जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वहन कर रहे होंगे और स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रखेंगे और आवश्यकता होने पर ज़रूरतमंद का सहयोग भी करेंगे, लेकिन उस समय भी अपनी सावधानी को न छोड़ें। तो हम आलोचना शब्द पे आते हैं। सबसे पहले तो आलोचना शब्द नाम आते ही हमारे मनोमस्तिष्क में जो दिमाग में बात आती है वो है कि बुराई। लेकिन आलोचना का अर्थ साहित्य में मात्र बुराई नहीं लिया जाता और इसीलिए आलोचना के लिए और भी कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मूलतः हम समालोचना शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा समीक्षा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो आलोचना है, समालोचना है, समीक्षा है, तकरीबन एक जैसी विषय वस्तु को अपने भीतर समाहित रखते हैं, लेकिन हमें करना है साहित्यिक दृष्टि से। तो साहित्यिक दृष्टि से जानने के लिए सबसे पहले तो हम इस शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे और फिर एक पूरा अर्थ लेते हुए हम इसकी परिभाषा की तरफ आगे बढ़ेंगे। या आलोचना, समालोचना या समीक्षा होती क्या है। हम जानते हैं कि आलोचना में एक लोचन शब्द भी है जिसका अर्थ होता है आँख, देखना। तो आलोचना का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है भरपूर दर्शन। एक अर्थ तो निकलता है इसका भरपूर दर्शन। और यदि हम इसको समालोचना शब्द में परिवर्तित करते हैं तो ये सम्यक निरीक्षण हो जाता है। संतुलित रहते हुए, सब कुछ ध्यान रखते हुए किसी चीज़ का निरीक्षण, उसको देखना। अब हम इसके सामान्य अर्थ में आते हैं। तो अर्थ करते समय हम जानते हैं कि व्यवहार में आलोचना का अर्थ गुण और दोष का विवेचन हो गया है और ये दृष्टि यहाँ तक संकुचित हो गई है कि कभी कभी हम आलोचना को या आलोचना के अर्थ को सिर्फ दोष देखने तक ही सीमित कर देते हैं। तो यहाँ आकर के गड़बड़ी हो जाती है। तो क्या खाली दोष देखने तक ही ये सीमित है या इसका हम अलग अर्थ भी ले सकते हैं, जो कि प्रारंभ में मैंने चर्चा की थी। और मैं जानता हूँ कि नेत्र और लोचन जो है, लोचन भी नेत्र है और नेत्र ही लोचन है। तो इसका अर्थ हमने देखा था कि देखना होता है। और यदि शाब्दिक दृष्टि से देखें तो ले जाना, पहुंचाना या ले जाने का साधन जो है वो इसका अर्थ हम कर सकते हैं। आँख का क्या है यहाँ या नेत्र का क्या है यहाँ अर्थ?
ले जाना, पहुंचाना या ले जाने का साधन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोचन का अर्थ सोच विचार का साधन हो जाता है। पहले हम देखते हैं और फिर विचार करते हैं। तो ये तो हो गई एक सामान्य अर्थ लोचन का, आलोचना का। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या खाली आंख से देखना ही आलोचना है? नहीं, ये इससे आगे की चीज है। जब देखने की क्रिया के साथ साथ सोच विचार करने, देखिए गौर करिए, जब देखने की क्रिया के साथ साथ सोच विचार करने और सोच विचार कर निर्णय करने की बात, और सोच विचार कर निर्णय करने की बात जब इसके साथ जुड़ जाती है तो वह आलोचना या समालोचना या समीक्षा अर्थात समीक्षा कहलाती है। तो अब आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा कि आलोचना, समालोचना या समीक्षा क्या होती है। अर्थात आँखों से हम देखते हैं, देख करके फिर विचार करते हैं उस विषय पर या उस वस्तु पर या उस घटनाक्रम पर, और विचार करने के पश्चात हम निर्णय करते हैं कि इस पर किस तरह की कार्यवाही या कार्य या क्रिया की जाए या निष्क्रिय रहा जाए। तो यहाँ निर्णय लेना होता है। तो जब ये निर्णय लेने की प्रक्रिया जुड़ गई तो ये समालोचना या आलोचना हो जाती है। इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि इस सब कार्य के लिए या इन सब कार्यों के लिए व्यक्ति का निरपेक्ष होना आवश्यक है। अर्थात किसी से जुड़ाव नहीं होना चाहिए, किसी विषय के प्रति अतिरिक्त लगाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा है पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। मन में पूर्व से कोई आग्रह नहीं होने चाहिए कि ये विषय, ये वस्तु अच्छी है या बुरी है। यदि पहले से हमारे मन में हमने ये आग्रह बना लिया तो फिर हम उस वस्तु को समदृष्टि से नहीं देख पाएंगे, सही दृष्टिकोण रखते हुए नहीं देख पाएंगे। और जब हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के देखते हैं तो हम पक्षपात रहित भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निरपेक्ष होना, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना और पक्षपात रहित होना समीक्षा के लिए, आलोचना के लिए, समालोचना के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है। अब आते हैं हम आलोचना के या समालोचना के तत्व, लेकिन उससे पहले हम समालोचक के तत्वों पर चर्चा करेंगे कि चलिए, आलोचना तो हमने बहुत से लोगों की पढ़ी है, बहुत से लोगों की देखी है, सुनी भी है, लेकिन क्या हर व्यक्ति समालोचक हो सकता है? हर व्यक्ति समीक्षक हो सकता है? नहीं हो सकता। और कम से कम अच्छा समालोचक तो नहीं ही हो सकता। तो फिर कौन व्यक्ति समालोचना कर सकता है? वही व्यक्ति समालोचना कर पाएगा तभी तो वह रचना समीक्षा कहलाएगी या समालोचना कहलाएगी या आलोचना कहलाएगी। यदि उस व्यक्ति में वो विशेषताएं नहीं हैं, वो तत्व नहीं हैं जो कि एक अच्छे आलोचक में होने चाहिए, तो वह आलोचना भी अच्छी नहीं होगी या वह व्यक्ति अच्छी आलोचना की रचना नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि अच्छे आलोचक में होने चाहिए। पहली जो है बात वो होनी चाहिए, उस व्यक्ति में एक विशिष्ट दृष्टि होनी चाहिए। अर्थात उसको एक विशिष्ट दृष्टि से संपन्न होना चाहिए। किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य को एक आम व्यक्ति जिस दृष्टि से देखता है उससे अतिरिक्त, उससे बढ़कर, उससे आगे जाकर एक गहरी दृष्टि उसकी होनी आवश्यक होती है। अन्यथा उसमें वह कोई विशेष बात नहीं निकाल पाएगा या जो तथ्य
या जो मानदंड पहले से तय किए जा चुके हैं या नए मानदंड बनाने की जो एक व्यक्ति में एक लालसा होती है, वो वैसा कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी जो बात होती है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ जब आलोचना के तत्वों पर चर्चा कर रहा था उससे पूर्व में, कि आलोचक को, समालोचक को निरपेक्ष एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के पक्षपात रहित होना चाहिए, जो पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। तीसरी जो चीज़ है कि जो व्यक्ति आलोचना कर रहा है वह रचना की अंतः प्रकृति के विश्लेषण करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए या कर सके, या वह व्यक्ति किसी भी जो रचना है उसकी अंतः प्रकृति क्या है उसका विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। पहले जैसे मैंने चर्चा की थी कि समझ होनी चाहिए उस व्यक्ति में, तो विषय के अंतर उस रचना में क्या क्या है, क्या चीज़ें उसमें छुपी हुई है और वो किस प्रकृति के साथ इस रचना में उपस्थित है, उसका विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए कि वह अन्य ग्रंथों से किस तरह से है, आगे है, पीछे है, अच्छी है, बुरी है, पूर्व में स्थापित जो मानदंड हैं, जो विश्लेषण करने के लिए जो मानदंड स्थापित किए गए हैं उन पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है, उन सब का विश्लेषण करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ये हम जानते हैं। चौथी जो विशेषता होती है कि रचना की विशेषताओं का उद्घाटन करने की क्षमता होती है या होनी चाहिए। जो विश्लेषक होता है, जो समीक्षक होता है, जो आलोचक होता है, उसमें एक चीज़ जरूर होनी चाहिए कि वह जो उस रचना के अंदर लेखक ने, रचनाकार ने, आलोचक ने जो बात कही है उन बातों को उद्घाटित कर सके, सामने ला सके। एक आम पाठक तो पढ़ लेगा और थोड़ा बहुत समझ में आया तो वो जान लेगा, लेकिन उसके भीतर क्या है उसको निकालना और लोगों के सामने रखना, वो क्षमता आलोचक में होनी चाहिए। एक और जो उसकी विशेषता होती है, एक और जो तत्व हम मान सकते हैं, वो है दोष व गुण दोनों को ध्यान रखने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, तो आपकी ये विशेषता होनी आवश्यक है कि आप किसी भी रचना के गुणों के साथ साथ दोष पर भी ध्यान दें या दोष के साथ साथ गुणों पर भी ध्यान दें। ये नहीं है कि कोई आपका प्रिय मित्र है या आपका प्रिय रचनाकार है तो उसकी रचना की कमियों को आप देखें नहीं, खाली अच्छे अच्छों को देखें, या कोई आपके विचारों के अनुकूल नहीं है और आप उसमें दोष ही दोष देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। ये ऐसा एक समालोचक में नहीं होना चाहिए। गुण और दोष दोनों का ध्यान रखने और उसका विश्लेषण करने की क्षमता आलोचक में होनी चाहिए। जो छठी जो विशेषता आ सकती है या जो तत्व हो सकता है वो है कि हर आलोचक को रचना के एक एक शब्द और वाक्य की परीक्षा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हम विश्लेषण तो कर रहे हैं, लेकिन हम न तो उस रचना के शब्दों को समझ पा रहे हैं, न उसके वाक्यों को समझ पा रहे हैं, या शब्दों में कहाँ विषमता रखी गई है या वाक्य कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ अच्छाई की तरफ जा रहा है, जो उस रचना को विशेष बना रहा है, उस चीज़ को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छे आलोचक नहीं हो सकते या वह व्यक्ति अच्छा आलोचक नहीं हो सकता। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम बात पे, जो एक आलोचक में होनी चाहिए, कि वो सब कुछ कर लेता है इन बातों में जो हमने चर्चा की, लेकिन निर्णय नहीं कर पाता। तो जब तक किसी भी विषय, कार्य, वस्तु पर विचार करने के बाद यदि निर्णय नहीं होता
तो आलोचना का कोई मतलब नहीं होता, समालोचना का कोई मतलब नहीं होता। तो जरूरी है कि जो आलोचक है उसने जिस विषय को पढ़ा है, जिस रचना को पढ़ा है, उस रचना के बारे में उसमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए कि रचना कहाँ कहाँ किस किस तरह से आगे बढ़ रही है या कहाँ नीचे जा रही है, ये सारा विश्लेषण करके निर्णय करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही करेंगे। कल हम आलोचना में क्या होना चाहिए और फिर आलोचना का उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।